पुरानी कहावत है कि तेल तिल्ली में से निकलता है, घानी में से नहीं निकलता। क्या बात कही है आपने। तो सीधा सीधा बोलिए ना कि सरकारें दे नहीं सकती। इसको दूसरे शब्दों में कह दो, अगर इसको पॉजिटिव कहो हाँ। तो जो हम आरती करते हैं तेरा तुझको अर्पण, तो गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट की यही पॉलिसी होना चाहिए। गवर्नमेंट बड़ी बड़ी डिंगनियां के जो जनता से मिल रहा है, तो ये लगता है संविधान में गलत लिखा हुआ है क्या संविधान परिवर्तन कर देंगे आप? तो फिर संविधान में कुछ बदलाव तो आवश्यक है, कुछ कमियां जो छूट, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, पूरा बदलना है। संविधान। बैक टू पेवेलियन आपने सुना ही होगा। बैक टू पेवेलियन का मतलब क्या कि अपनी जड़ों की ओर लौटो। और जड़ों की ओर लौटेंगे कब? जब हम ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। अभी जो व्यवस्था चल रही है देश के अंदर, ये नौकरों की व्यवस्था चल रही है। और नौकरों की व्यवस्था में क्या होता है कि किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। नौकर हमेशा टालता है क्योंकि मालिक की जिम्मेदारी होती है। नौकर तो तनख्वाह के लिए काम करता है और वो काम इसलिए करता है कि उसे कुछ सैलरी मिल जाएगी। उसका काम में उतना लगाव नहीं होता जितना मालिक का होता है, क्योंकि मालिक की जिम्मेदारी होती है। ये देश मालिकों का देश था, ये देश में स्वरोजगार का देश था, लेकिन इस देश को नौकरों का देश बना दिया गया। आज कुछ लोग आए हैं, वो प्रिज्म की बात कर रहे हैं, अपनी संस्था चलाते हैं और कह रहे हैं कि जब सरकारें हमारे जो अपने दायित्वों का पूरा नहीं कर पा रही हैं, जो संविधान में उनको दायित्व दिए गए उनको पूरा नहीं कर पा रही हैं, सरकारें जब रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे पा रही हैं, असल में सरकार दे ही नहीं सकती। सरकार का जो बात है, सरकार का जो काम है, सरकार का काम ये है कि जनता के टैक्स के पैसे पे रखना और जनता के टैक्स के पैसे से पलना। जो खुद जनता के टैक्स के पैसे पे पल रहा है वो कैसे रोटी कपड़ा और मकान देगा? तो ये मोटी बात है। तो मोटी बात कर रहे हैं कि अगर आप ये सब चीजें नहीं दे सकते हो तो सीधा जनता के ऊपर छोड़ दो कि जनता अपना विकास खुद कर लेगी। हमारे साथ एक सीनियर लीडर है प्रिज्म के। सर, सबसे पहले आपका परिचय। और ये जो मुहिम आप कर रहे हैं, ये मुझे लगता है सत्ता परिवर्तन की नहीं है, ये व्यवस्था है। व्यवस्था। मैं देवनंदन, हाँ। मैं इसका प्रिज्म का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की। तो व्यवस्था में तो सरकारें खत्म ही हो जाएंगी फिर तो। जैसे स्वतंत्र सिस्टम था, जैसे पुराना सिस्टम था, वैसे ही चल। व्यवस्था में सरकारें क्यों खत्म हो जाएंगी? सरकार अकाउंटेबल होगी। अच्छा, सरकार आज क्या है, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो सरकार तो नौकरों से चलती है। प्रधानमंत्री मन से चिल्ला के कहते हैं मैं प्रधान सेवक, और जो सेवक है वो तो चोरी करेगा ही करेगा। मालिक तो है ही नहीं इस देश में कोई। इसमें क्या है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वही करप्ट हो गया है। पूरा सिस्टम ये भ्रष्ट तंत्र है, इस पूरे भ्रष्ट तंत्र को बदलना पड़ेगा। अच्छा। उदाहरण के लिए आप लीजिए कि आपने जो प्रधानमंत्री की बात की, प्रधानमंत्री किसका मुखिया है? विधायिका का मुखिया है, कार्यपालिका का मुखिया है। अब इसमें दोनों चीजें मिक्स हैं। मैं बताऊं आपको, देखिए वैसे तो 4 जगह से बटा हुआ है हमारा जो भी जो संविधान का स्ट्रक्चर है, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और इसके साथ साथ आपका प्रेस भी बोल देते हैं, लेकिन मोटा मोटा तीन स्तंभ मान लेते हैं। अब क्या है कि प्रधानमंत्री को दोनों चीजें मिल जाती हैं। वो एक मंत्री को क्या मिलता है? अगर एक विधायक है वो नीति बनाएगा, सिर्फ एक विधायक है सिर्फ नीति बनाएगा। लेकिन अगर क्या आपकी समझ में क्या होना चाहिए? आपने ये कहा अगर हमने प्रजातंत्र अपनाया तो हमने चोरी की, कॉपी की, उसकी भावना को नहीं समझा। प्रजातंत्र के लिए जरूरी है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही हो, अलग अलग हो, एक न हो, अलग अलग हो, एक दूसरे के हस्तक्षेप से। हमारे यहाँ तो यहाँ पर क्या है कि जो विधायिका यानी कि लोकसभा, जो लोकसभा में जिसका बहुमत है वही प्रधानमंत्री, यानी विधायिका और कार्यपालिका एक ही होगी। जब विधायिका और कार्यपालिका एक ही होगी तो प्रजातंत्र खत्म हो गया, ये भीड़ तंत्र में बदल गया। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक बड़ी कहावत है लोकल लैंग्वेज में, शायद लोकल आप मानते नहीं मानते, जो खाण खूंदेगा वो खाण खाएगा। या वो ये भी कहते हैं कि कहता है सन वही कर सकता है ज्यादा बेहतर जो नीति बनाता है, उसको ज्यादा बेहतर पता होता है। क्या लगता है आपको? मैं तो इसका उल्टा समझता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि तीनों चीजें मिक्स होनी चाहिए, और जो पहले मिक्स थी, तीनों चीजें अलग अलग करने से क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी एक MLA है, उसका काम है नीति बनाने का, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लग जाएगा उस पर, अगर वो कुछ साइन वाइन कर देगा तो मंत्रियों को वो पावर दे दी गई कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये अलग अलग कर दी गई, तभी तो प्रॉब्लम आई। एक होनी चाहिए थी। अभी हमने उस सिस्टम को समझा ही नहीं। हमने अलग अलग कह दी, लेकिन हमने की नहीं। अभी ये तीनों का घालमेल है। जो विधायिका है वही कार्यपालिका है, और ये जजों का नियुक्ति करेगी। पूरी दखलंदाजी इनकी है। लॉ मिनिस्टर होता है। तो एक शरीर के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, तो मिलके ही तो काम करते हैं। मिलके काम नहीं करते, तारतम्य से काम करते हैं। किडनी का काम करेगी, लिवर का काम करेगा। ये नहीं कि जिसका मर्जी हो। चाणक्य कहता है कि उस आदमी को काम पे मत रखो जो दूसरे का काम करता है। यहाँ पे सब दूसरे का काम करते हैं। प्रधानमंत्री गिनाता है, हमने संसद में ये बिल पास कर दिए। अरे बिल पास करना तो विधायिका का काम था, कार्यपालिका का था ही नहीं। तुमने बिल कैसे पास कर लिया? यानी तुमने करप्शन कर दिया। ये
ये तो बड़े गर्व के साथ कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को ठीक करना। आप क्या हाँ अच्छा बताओ। अब हमारे यहाँ क्या गड़बड़ है कि जब चुनाव होता है तो जनता को पता होता है कि हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, और प्रधानमंत्री को ध्यान में रखते हुए वो एमपी को वोट डालते हैं। तो जो लोकसभा का सांसद है वो विधायिका में जाके बैठता है। जब हमको विधायिका चुननी होगी तो हम वैसा आदमी ढूंढेंगे, लेकिन हम चुनते हैं कार्यपालिका को और चुनी जाती है विधायिका। इसी तरह से हम एमएलए चुनते हैं, ठीक है, एमएलए चुनते हैं तो चीफ मिनिस्टर को ध्यान में रख के चुनते हैं। वो एमएलए मिलकर के जो है वहाँ पे वो विधायिका की जगह कार्यपालिका का काम करते हैं। पूरे देश के जो एमएलए और एमपी सारे मिलकर के राज्यसभा का सांसद चुनते हैं। अब ये जो राज्यसभा का सांसद है वो एमएलए चुनते हैं, तो डबल इनडायरेक्ट हो गया। अब मैं इसको जरा दूसरी तरीके से बोलूंगा। आपने ये आपका परसेप्शन है, जब जनता वोट मेरा परसेप्शन नहीं एक बार सुनिए तो सही। मैं विधायक जब चुनता हूँ या मैं एमपी चुनता हूँ तो मेरा पहला बात जो जनता का लेमैन है वो क्या कहता है, यार हमारा काम नहीं करता। वो कभी नहीं कहता कि तुम कानून बनाओगे जाके। ये तो गड़बड़। हाँ नहीं, ये गड़बड़ नहीं है। जनता चाहती है कि जो जिसको मैं चुनूं वो मेरा काम करे, होना चाहिए। हाँ तो वो तो इसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। हमने क्या किया, डेमोक्रेसी की वकालत कर रहे हैं। हमने क्या किया कि हमने प्रजातंत्र को कुचलने के लिए संसदीय प्रजातंत्र तैयार किया। ये पूंजीवादियों के दिमाग की उपज है। अच्छा। जब सबसे पहले फ्रांस में क्रांति हुई और उसके बाद इनको समझ में आया पूंजीपतियों को ये बड़ा अच्छा मौका है, राजा को भी खत्म कर दो और पावर अपने हाथ में ले लो। उसके बाद इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई, बिना रक्तपात की क्रांति, बिना किसी क्रांति को जबरदस्ती उन्होंने एक दिखावटी क्रांति की और प्रजातंत्र को संसदीय प्रजातंत्र में कन्वर्ट कर दिया। वही आज हमने अपनाया हुआ है। अब हम जब वोट डालते हैं, अब ये सारे सांसद मिलकर कभी भी प्रधानमंत्री बदल देंगे, तो जनता के साथ चीटिंग हुई या नहीं हुई? इसी तरीके से जो लोकसभा का वो है, तो हमने एक नया पूरा सिस्टम तैयार किया। हमने कहा हर सांसद की तो पावर ही नहीं है आपको तो अभी आपने दो बातें कही कॉन्ट्राडिक्ट। एक मिनट मैं जब कह लूं, क्योंकि कुछ बात कह के निकल जाओगे तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। आपने कहा सारे सांसद मिलकर प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ सारे सांसद मिल जाएं तब भी प्रधानमंत्री नहीं बदलता है, क्योंकि उन पर व्हिप जारी हो जाती है। पॉलिसी तो 4 लोग बनाते हैं और सांसदों को कहते हैं कि तुमको अगर तुम्हारी संसद सदस्यता चली जाएगी अगर तुम वोट नहीं करोगे, तो कैसे सांसद की तो कोई हैसियत ही नहीं है। कहाँ है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव? कहाँ है? अगर व्हिप जारी हो गई है तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है? यही तो घालमेल है। हमें पता ही नहीं हम किसे चुन रहे हैं। क्या चाहते हैं जो राजाओं की व्यवस्था थी वो रहे? हमें पता ही नहीं कि हम पार्टी को चुन रहे हैं, हम व्यक्ति को चुन रहे हैं, हम सिस्टम को चुन रहे हैं। तो अलग अलग कार्यपालिका का चुनाव अलग होगा, नहीं विधायिका का चुनाव अलग होगा, दोनों चुनाव अलग अलग होने चाहिए। सुनिए हमें तो पता है, जनता को तो पता है कि हम व्यक्ति को चुन रहे हैं, तभी तो वो मोदी के नाम पे, राहुल के नाम पे वोट करती है या पार्टी के नाम पे वोट करती है। लेकिन सिस्टम में सांसद चुना जाता है। आज अगर तो सिस्टम तो ये बनाने वालों ने गड़बड़ कर दिया। तो एक चीज बताइए कि अगर मनमोहन सिंह का डायरेक्ट चुनाव जनता ने किया होता, या मोदी का चुनाव डायरेक्ट जनता ने किया होता, तो क्या देश ऐसा चलता? बहुत बेहतर चलता, बिल्कुल बेहतर चलता। फिर तो जनता ने नहीं किया ना। तो जो हु इज द बॉस, हु इज द पर्स। तो मोदी जी को किसने प्रधानमंत्री बनाया? मोहन भागवत ने। मनमोहन सिंह को किसने प्रधानमंत्री बनाया? सोनिया गांधी ने। यानी हम किसी को भी वोट डाल दें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोनों मिलकर करेंगे। अच्छा, वोट डालने पे एक और मैं बात पूछना चाहता हूँ। आप अभी तो खैर ऐसा है कि मोहन भागवत ने, आप ये कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी के नाम पर भी कि मोदी सरकार करके सरकार ने वोट मांगे और वोट पड़े, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि मोहन भागवत के नाम पर भी पड़े हो, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन मनमोहन के नाम पर तो नहीं पड़े, लेकिन मोदी के नाम पर। मैं बात सुनिए पूरी बात। ऐसा है कि और बड़ी बड़ी पार्टियां भी प्रोजेक्ट करती हैं। अभी राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस को वोट पड़ा है, तो लीडर के नाम पे पड़ता है वोट, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसका भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए। तो वो ठीक है ना, लीडर के नाम पे पड़ना चाहिए, क्योंकि सिस्टम तो वही संभालेगा। तो ये सांसद खत्म कर देने चाहिए सारे। सांसद की अलग जिम्मेदारी होना चाहिए। वो लोकसभा का हेड सांसद को बनाओ, वो अपनी लोकसभा को देखेगा। जो हमने नया सिस्टम तैयार किया है, हमने नए सिस्टम के अंदर राज्यों को समाप्त कर दिया है। अच्छा। हर लोकसभा को उपराज्य का दर्जा दिया है। जो एमपी है वहीं का चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करेगा, और जो प्राइम मिनिस्टर है उसका चुनाव डायरेक्ट होगा। अच्छा, ये भी काफी हद तक ये नई व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है, लेकिन मोटी मोटी बात जो कमियां है वो तो ठीक तरह से इन्होंने आइडेंटिफाई की है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे जब ये कहते हैं कि भाई टैक्स कम करो, टैक्स खत्म करो, क्योंकि आप अपने नीति निर्देशक तत्व हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे हो। तो मोटी मोटी बात ये है कि सरकार तो पलती जनता के टैक्स के पैसे पे है। सरकार का सारा बजट जनता से बनता है, तो सरकार जनता को
पे परजीवी होती है। मेरी बात ये है, तो जो परजीवी होता है वो जनता को शक्ति तो नहीं दे सकता, हाँ थोड़ा बहुत उसके लिए कॉमन चीजें अवेलेबल करा सकता है, जैसे रोड्स बना दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है, जो नीति निर्देशक तत्व है, रोटी कपड़ा और मकान, जनता खुद इंतजाम करती है, अपना भी पेट भरती है और सरकार का भी पेट भरती है। तो जनता तो हाँ, बस ये है कि अगर ये तत्व हटने चाहिए आपको लगता है संविधान से, क्योंकि सरकार रोटी कपड़ा मकान कभी दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो खुद परजीवी है। एक परजीवी कभी जीव को दे सकता है क्या? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि तेल तिल्ली में से निकलता है, घानी में से नहीं निकलता। क्या बात कही है आपने। तो सीधा सीधा बोलिए ना कि सरकारें दे नहीं सकती। इसको दूसरे शब्दों में कह दो, अगर इसको पॉजिटिव कहो, हाँ। तो जो हम आरती करते हैं तेरा तुझको अर्पण, क्या तो गवर्नमेंट की, हाँ तो गवर्नमेंट की यही पॉलिसी होना चाहिए। गवर्नमेंट बड़ी बड़ी डिंगनियां के जो जनता से मिल रहा है, तो ये लगता है संविधान में गलत लिखा हुआ है क्या संविधान परिवर्तन कर देंगे आप? तो फिर संविधान में कुछ बदलाव तो आवश्यक है, कुछ कमियां जो छूट गई हैं। संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, पूरा बदलना है। संविधान बदलने पे अभी लोग खड़े हो जाएंगे, जातिवादी हर तरह के लोग खड़े हो जाएंगे और पूरा सरकार बदल देते हैं। देखिए, आप एक मकान में रह रहे हैं, है ना, उस मकान में आप चेंज करते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी मकान बदल गया। मकान का मालिक वही, मकान का निर्माण। संविधान ठीक नहीं है। संविधान को सशक्तिकृत और आधुनिकीकृत। इतना लाग लपेट के क्यों बोल रहे हैं? साफ साफ बोलिए, हमने पूरा क्या गलत है संविधान में? हाँ, पहली बात तो ये फंडामेंटल सी जब आप गलत बता रहे हैं, जब फंडामेंटल गलत बता रहे हैं तो नहीं है। फंडामेंटल गलत नहीं, संविधान मैं फंडामेंटल राइट की बात नहीं कर रहा, मैं फंडामेंटल बेसिक चीजें ही आप गलत बता रहे हैं कि भाई अलग अलग नहीं सेपरेट किया। संविधान को लागू नहीं। संविधान में जो धारा 50 है, हाँ। उस धारा 50 में लिखा हुआ है कि न्यायपालिका को और कार्यपालिका को अलग अलग किया जाएगा। हाँ। यानी संविधान ने दिशा दी है, तो जिस दिशा संविधान जब बनाया गया तब जो दिशा देके गए, संविधान तो बराबरी का अधिकार भी देता है, फिर रिजर्वेशन भी करता है, दोनों चीजें कहता है ना संविधान। संविधान पहले रोजगार की बात करता है। अगर आप सबको रोजगार दे दोगे तो सरकारें दे सकती हैं क्या संविधान अगर ऐसी चीज लिख दे, क्या सरकारें दे सकती है रोजगार? सरकार का काम है पॉलिसी बनाना। सरकार अभी पॉलिसी वो बना रही है, पूंजीपति जो डिक्टेट कर रहे हैं, पूंजीपति को। मेरा ये सवाल है, क्या सरकार सचमुच रोजगार दे सकती है क्या? सच में आपको क्या लगता है? सरकार को सिर्फ पॉलिसी बदलनी है, रोजगार अपने आप मिलेगा। आप एक बात बताइए कि आज के 500 साल पुरानी हिस्ट्री में कहीं बेरोजगारी की समस्या मिलती है? तो मैं तो वही कह रहा था, बैक टू पेवेलियन, क्या हमें वापस अपने सिस्टम पे जाना पड़ेगा? सरकारें छोड़नी पड़ेंगी, ये व्यवस्था फेंकनी पड़ेगी, अंग्रेजों की व्यवस्था। बैक में सारा कुछ अच्छा भी नहीं था ना। हाँ, तो वो चीजें 5000 साल से गलत चल रहा है। हाँ, तो उनको हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो सिर्फ 70 साल पुरानी व्यवस्था नहीं, जो 5000 साल पुरानी व्यवस्था है। अच्छा, इन दोनों में बदलने की आवश्यकता, इन दोनों में जो दोस्त थे वो निकाल के नई व्यवस्था बनानी। बिल्कुल, हमारी व्यवस्था विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है जिसको ईश्वर ने अपने हाथ से लिखा है, वो है प्रकृति। हाँ, यही सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। जो प्रकृति की भाषा है विज्ञान, वही सबसे बड़ा धर्म है। तो विज्ञान पे आधारित, प्रकृति पे आधारित जब नई व्यवस्था बनेगी तो बदलाव आएगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जो प्रकृति पे आधारित व्यवस्था हो, विज्ञान पे आधारित व्यवस्था हो, तर्क पे आधारित व्यवस्था, और नई व्यवस्था की खामियां बता रहे हैं, पुरानी व्यवस्थाओं की भी खामियां बता रहे हैं और नई व्यवस्था सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब कितनी उसको बेहतर कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कितना इनका आगे वैचारिक, कितना गहनता से उसका अध्ययन किया गया है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था को बुरा कह देना बड़ा आसान है, लेकिन जब उसके अंदर घुसते हैं तब पता लगता है कि वो व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं। आपको क्या लगता है? देखते रहिए।